नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंपनी का गहरा विश्लेषण करने वाले हैं जो एक बहुत ही दिलचस्प दौर से गुजर रही है। हम बात कर रहे हैं रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के 12 मई 2026 के FY26 स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की। पता है, इस रिपोर्ट में एक बहुत ही हैरान करने वाला विरोधाभास है। एक तरफ इनकी आमदनी के नंबर्स बिल्कुल शानदार दिखते हैं, तो दूसरी तरफ मुनाफा और कानूनी चुनौतियां एक अलग ही कहानी बयां करती हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर इस बड़ी ट्रांजिशन से गुजर रही कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। तो इस विश्लेषण को हम इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। FY26 का फाइनेंशियल ओवरव्यू, अलग अलग सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस, कुछ बड़ी रेगुलेटरी जीत, जारी कानूनी विवाद और आखिर में इनका कॉर्पोरेट पुनर्गठन। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी FY26 के समग्र वित्तीय अवलोकन से। टॉप डाउन नंबर से देखते हैं कि 31 मार्च 2026 तक कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ आखिर थी कैसी। अब इस डेटा पर नजर डालिए। FY25 से FY26 के बीच टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में जो उछाल आई है वो वाकई कमाल की है। पिछले साल जहां ये आंकड़ा 7,40,547 लाख था, वहीं FY26 में ये सीधे बढ़कर 8,49,384 लाख तक पहुंच गया। टॉप लाइन परफॉर्मेंस तो बिल्कुल लाजवाब दिख रही है ना? लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं आता है। आमदनी तो आसमान छू रही है, पर नेट प्रॉफिट का ग्राफ देखिए। FY25 में जो प्रॉफिट 18,275 लाख था, वो FY26 में अचानक गिरकर सिर्फ 7,316 लाख रह गया। एक बहुत ही गहरा विरोधाभास। आमतौर पर हम सोचते हैं कि ज्यादा आमदनी मतलब ज्यादा मुनाफा, तो आखिर ये प्रॉफिट गया कहाँ? इसी सवाल का जवाब छिपा है हमारे दूसरे हिस्से में, सेगमेंट ब्रेकडाउन। आइए देखते हैं कि अलग-अलग बिजनेस सेगमेंट्स ने आखिर कैसा परफॉर्म किया। यहाँ सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात है इनकी इंश्योरेंस सब्सिडियरी केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड का दबदबा। ये अकेला सेगमेंट 7,96,905 लाख का रेवेन्यू ला रहा है। मतलब पूरे रेवेन्यू का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा सिर्फ इंश्योरेंस से आ रहा है। बाकी सेगमेंट्स जैसे ब्रोकिंग या इन्वेस्टमेंट इस विशाल आंकड़े के सामने काफी छोटे लगते हैं। पर ध्यान दीजिए, इस भारी निर्भरता का एक नुकसान भी हुआ। FY25 में जिस इंश्योरेंस सेगमेंट ने 21,412 लाख का प्रॉफिट दिया था, FY26 में वो 4,683 लाख के नुकसान यानी लॉस में चला गया। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग सेगमेंट ने कमाल किया। उन्होंने इस साल 13,143 लाख का शानदार प्रॉफिट कमाया। पर फिर भी इंश्योरेंस सेगमेंट का लॉस इतना बड़ा था कि उसने अकेले ही पूरे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट को नीचे गिरा दिया। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। नंबर से हटकर अब बात करते हैं कुछ ऐसी खबरों की जिन्होंने कंपनी को एक बड़ी राहत दी है, खास तौर पर उनकी फाइनेंसिंग सब्सिडियरी रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के लिए। पिछले कुछ सालों से इनका फाइनेंसिंग सेगमेंट एक बहुत ही सख्त माहौल में काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि जनवरी 2018 में RBI ने रेलिगेयर फिनवेस्ट पर एक करेक्टिव एक्शन प्लान, जिसे शॉर्ट में CAP कहते हैं, लगा दिया था। आसान शब्दों में कहें तो कंपनी ना तो नए लोन दे सकती थी और ना ही डिविडेंड्स बांट सकती थी। एक तरह से उनके हाथ पूरी तरह बांध दिए गए थे। और यहीं आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। 23 जुलाई 2025 को RBI ने इस करेक्टिव एक्शन प्लान की सारी पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जीत है। अब इनकी फाइनेंशियल आर्म एक लंबे अरसे के बाद बिना इन पाबंदियों के खुलकर आगे बढ़ सकती है। लेकिन राहत के इन पलों के साथ साथ कंपनी को कानूनी दावेदारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। चलते हैं चौथे हिस्से पर, जारी कानूनी विवाद। ऑडिटर नोट्स पढ़ने पर पता चलता है कि यहाँ कानूनी पेचीदगियों का एक पूरा जाल बिछा है, जिसे न्यूट्रली समझना जरूरी है। एक तरफ ऑस्कर इन्वेस्टमेंट्स और दाइची सैंक्यो के प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर चल रहा 4,190 लाख का कॉम्प्लेक्स गार्निशी प्रोसीडिंग्स का मामला है। वहीं दूसरी तरफ केयर हेल्थ इंश्योरेंस में डॉक्टर रश्मि सलूजा के ESOPs पर IRDAI द्वारा लगाई गई पेनल्टी का मुद्दा है। दोनों ही बड़े मामले फिलहाल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स में सब जुडिस हैं, यानी कानूनी प्रक्रिया अभी चल रही है। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है फिक्स्ड डिपॉजिट्स की रिकवरी का। रेलिगेयर फिनवेस्ट का आरोप है कि उनके 79,145 लाख के डिपॉजिट्स का पुराने लक्ष्मी विलास बैंक, जो अब DBS बैंक बन चुका है, ने गलत इस्तेमाल किया। अच्छी बात यह है कि कोर्ट में लगातार प्रोग्रेस हो रही है।
जैसे कि रिपोर्ट में बताया गया है, दिसंबर 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने डीबीएस बैंक की इस केस को खारिज करने की अपील को रिजेक्ट कर दिया था। कानूनी लड़ाई लंबी जरूर है, पर रास्ता खुला है। लेकिन सब कुछ कोर्ट में नहीं उलझा है। कुछ कानूनी बोझ हल्के भी हुए हैं। जैसे ये आंकड़ा देखिए, पूरे 5 करोड़ रुपए। सितंबर 2025 में रेलिगेयर ने टेक महिंद्रा के साथ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया और 5 करोड़ का फाइनल सेटलमेंट देकर पुराने सभी आर्बिट्रल क्लेम्स को वापस ले लिया। ये दर्शाता है कि कंपनी पुराने डिस्प्यूट्स को एक्टिवली सुलझाने की कोशिश कर रही है। और अब आते हैं आज के विश्लेषण के आखिरी और 5वें हिस्से पर, कॉर्पोरेट पुनर्गठन और गवर्नेंस। देखते हैं कंपनी फ्यूचर के लिए खुद को कैसे तैयार कर रही है। कंपनी का मैनेजमेंट अब अपने इंटरनल सिस्टम्स को बेहद सख्ती से सुधारने में लगा है। बोर्ड ने एक एक्सटर्नल लॉ फर्म के जरिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस रिव्यू शुरू किया है, जिसमें REL, RFL और RHDFCL तीनों शामिल हैं। इसका सीधा सा मकसद है पुरानी ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस को ध्यान से रिव्यू करना और किसी भी पोटेंशियल मिसकंडक्ट को पहचानना, ताकि आगे चलकर गवर्नेंस बिल्कुल पक्की हो सके। लेकिन सबसे बड़ा कदम उठाया गया 14 फरवरी 2026 को, जब बोर्ड ने एक मैसिव रीस्ट्रक्चरिंग प्लान यानी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को अप्रूव किया। इस स्कीम के तहत REL से फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को पूरी तरह अलग करके रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में डीमर्ज किया जाएगा। ये वाकई एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है, जिसका असर पूरे ग्रुप पर पड़ेगा। हालांकि इस पर फाइनल मोहर लगने के लिए अभी NCLT और दूसरे रेगुलेटरी अप्रूवल्स का आना बाकी है। तो आखिर में ये सारा डेटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। एक तरफ इंश्योरेंस सेगमेंट की आमदनी आसमान छू रही है और दूसरी तरफ पुरानी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज और नए गवर्नेंस रिव्यूज का दौर चल रहा है। ऐसे में फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस का ये डीमर्जर आने वाले समय में रेलिगेयर के कॉर्पोरेट फ्यूचर को किस नई दिशा में ले जाएगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसे आने वाले सालों में बहुत ध्यान से ट्रैक करने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।